एडीपी क्लास अभी ये आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है उससे सेकंड लास्ट तकरीबन ये 2 टॉपिक हैं जो भी मैंने आज कवर कराने हैं मिड टर्म से पहले के। इसके अंदर फैलसीज़ वाला एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि फैलसीज़ होती क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग फैलसीज़ की। ठीक है, जो ये बुक है, इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 3 के नेम से मेंशन किया हुआ है जो आपके पास है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये जो है वो लास्ट वाले 2 जो मेन टॉपिक्स रह गए हैं आपके फैलसीज़ होती क्या और जो फॉर्मल फैलसीज़ हैं वो क्या होती है और उनकी 2 मेजर टाइप्स ये आपने करने हैं चारों। और यहाँ तक फिर आपका मिड टर्म का सिलेबस जो है वो एंड हो रहा था, कवर हो रहा था। तो अंडरस्टैंडिंग फैलसीज़ का टॉपिक जो है वो सबसे पहले हमने देखना है। इसी के अंदर फॉर्मल फैलसीज़ और इनफॉर्मल फैलसीज़ दोनों तरह की फैलसीज़ इसके अंदर शामिल हैं। तो अंडरस्टैंडिंग फैलसीज़ के अंदर पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखनी है। उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको आर्गूमेंट का भी पता होना चाहिए जो पीछे आप पढ़ चुके हो। फिर सिंपली अगर आप आर्गूमेंट को डिफ़ाइन करते हो तो आप कहते हो कि डिस्प्यूटेड जो बात होती है वो आर्गूमेंट होता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब हम आर्गूमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो टेक्निकली हम कहते हैं कि आर्गूमेंट जो होता है बेसिकली वो एक ऐसा कंक्लूजन होता है जो बेस कर रहा होता है उसकी अपने प्रेमिसेस के ऊपर। ठीक है, जो उसकी प्रेमिसेस हैं यानी जो उसकी लाइंस हैं उनके ऊपर जो कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ होता है वो जो होता है वो असल में आर्गूमेंट होता है। पीछे आपने सारी मिसेस हफ्सा ने ही लेक्चर दिया था और उसमें सारी डिटेल में आपने ये पढ़ लिया था आर्गूमेंट कि जैसे एक टेबल के 4 लेग्स के ऊपर बेस्ड होता है तो टेबल की जो बेस होती है जो उसकी अपर लेवल होती है जो उसका, तो वो उसका जो होता है वो कंक्लूजन होता है। जो उसकी नीचे प्रेमिसेस होती हैं, जो उसकी लेग्स होती हैं वो उसकी प्रेमिसेस होती हैं जिसके ऊपर वो कंक्लूजन सपोर्ट कर रहा होता है, तो ये आर्गूमेंट होता है। जो फॉल्टी आर्गूमेंट्स होते हैं बेसिकली जो अभी थोड़ा सा मैं पहले इसको फैलसी को डिफ़ाइन कर दूँ कि फैलसी जो होती है वो इट में बी डिफाइंड एज अ मिस्टेक और एरर इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग के प्रोसेस में जो एरर होता है वही फैलसी कहलाता है। फैलसीज आर मिस्टेकन बिलीव्स, ये मिस्टेकन बिलीव्स होते हैं जो गलत बिलीव्स होते हैं बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्गूमेंट्स। ऐसे आर्गूमेंट पर बेस होते हैं ये फैलसीज जो होती हैं, ये मिस्टेकन बिलीव्स होती हैं और ये अनसाउंड आर्गूमेंट पर बेस करी होती हैं। ऐसे आर्गूमेंट जो लॉजिकली फॉर्म ही रॉन्गली फॉर्म किए जाते हैं वो होते हैं ये। ठीक है, तो फैलसी इज़ एन आर्गूमेंट दैट इज़ डैमेज्ड, तो ये डैमेज्ड आर्गूमेंट होता है। फैलसी जो होती है वो डैमेज्ड आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कंक्लूजन जो अपने प्रेमिसेस के ऊपर फॉर्मुलेट किया जाता है वो जो है वो आर्गूमेंट कहलाता है। तो एक डैमेज्ड आर्गूमेंट जो है वो फैलसी है। ठीक है, तो फैलसीज आर डिराइव फ्रॉम रीजनिंग दैट इज़ लॉजिकली इनकरेक्ट। ऐसी रीजनिंग से ये फैलसीज़ जो है वो ड्राइव की जाती हैं जो पहले ही इनकरेक्ट होती हैं। जो आर्गूमेंट ही गलत बनाया गया तो उसके अंदर रीजनिंग की गलत यूज़ की हुई होती है तो वो फैलसी कहलाती है। तो फैलसी अंडरमाइन एन आर्गूमेंट्स वैलिडिटी, आर्गूमेंट की वैलिडिटी को ये जो है वो नीचे ले आते हैं। ये फैलसीज़ जो होती हैं वो वैलिडिटी किसी चीज़ की क्या होती है कि वो जो भी आर्गूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस को प्रॉपर्ली मेजर करता हो तो वो वैलिडिटी टर्म कहलाती है। वैलिडिटी का मीनिंग यही होता है। तो किसी भी आर्गूमेंट की वैलिडिटी को इनवैलिड कर देता है ये जो आर्गूमेंट होता है जो फैलसी के अंदर यूज़ हो रहा होता है वो। और जो आर्गूमेंट होता है वो इनवैलिड क्यों हो रहा है उसके लिए 3 मेन जो है वो रॉन्ग रीज़न हो सकती हैं, यानी रीजंस के गलत होने की 3 वजूहत हो सकती हैं। पहले इनएडिक्वेट एविडेंस होता है, अगला इनअप्रोप्रिएट रीजनिंग है, फिर तीसरी फॉल्टी एक्सप्रेशन है। ठीक है, इनएडिक्वेट एविडेंस है, इनअप्रोप्रिएट रीजनिंग है और फॉल्टी एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले इनएडिक्वेट जो एविडेंस है वो क्या होता है कि किसी भी ट्रैप में आने के लिए रीजनिंग जो होती है वो 1 और मोर एरर्स रीजनिंग के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इन एरर्स जो हैं वो 3 मेजर एरर्स जैसे मैंने बताया कि इनएडिक्वेट एविडेंस, किसी भी चीज़ का प्रूफ प्रॉपर नहीं होता और उसको फार्मूलेट कर दिया जाता है और कंक्लूजन जो है वो सही प्रेमिसेस पे नहीं रखा जाता, रॉन्ग पे रखा जाता है। तो इन किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हुए हम ये नहीं देखते कि वो बेस किस चीज़ पर करी है, उसकी बेस ही गलत होती है। अगली है इनअप्रोप्रिएट रीजनिंग, जिसमें हम रीजनिंग फॉल्स रीजनिंग जो है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम गलत रीजनिंग पर बेस करते हुए कोई भी जो बात कह रहे होते हैं वो फैलसी होती है। ठीक है, तो फॉल्टी एक्सप्रेशन भी है एक तीसरी इनअप्रोप्रिएट रीज़न की वजह कि किसी भी बात को हम एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते तो ये फॉल्टी एक्सप्रेशन है। ये तीनों इनकरेक्ट रीजनिंग की टाइप्स हैं जो कि इनकरेक्ट रीजनिंग बेसिकली जो है वो वही फैलसीज़ होती हैं। जो इनकरेक्ट बिलीफ है, मिस्टेकन बिलीव्स जो होते हैं वही फैलसीज़ हैं। तो उसी के अंदर जो गलत रीजनिंग होती है वो किस तरह से हो सकती है उसकी 3 उन्होंने टाइप्स जो है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि कोई भी जो एरर्स होते हैं उनको हम ट्रैप करने के लिए फिर किस तरह जो भी किसी भी आर्गूमेंट के अंदर या किसी भी जो हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, उसके अंदर आर्गूमेंट्स जब रॉन्ग हो जाते हैं हम एरर किस तरह कर सकते हैं। उन एरर्स को ट्रैप करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ हम गलत हैं।
तो उनको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना इन एरर्स को, उनको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, रिकग्नाइज़ करना उनको और नेक्स्ट टाइम उनको अवॉइड करना। ठीक है, कहीं पर भी अगर हमारी थिंकिंग में या हमारी लॉजिक्स जो है उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं, फैलेसीज़ आ रही हैं, तो हमारा काम है कि हमने उनको आइडेंटिफाई करना है और उन एरर्स को एक्सप्लेन करना, रिकग्नाइज़ करना, उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम। आगे कॉग्निटिव साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरह स्टडी करते हैं कि वो ये कॉग्निटिव साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वो स्टडी हाउ पीपल थिंक हैव टोल्ड लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉमन एरर्स। उन्होंने जो ऐसे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली उन्होंने इस पर रिसर्च किया फैलेसीज क्यों होती हैं, किस वजह से हो रही होती है। उन्होंने एक लॉन्ग लिस्ट दी है कॉमन एरर्स की जो अक्सर पीपल जो होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हुए हाइपोथेसिस उसमें एरर्स जो हैं वो रॉन्ग जनरेट कर लेते हैं और बेसिकली उनके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजनिंग का प्रोसेस होता है, इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। वन ऑफ दिस इज़ यूनिक एंड एज इज़ नोन एज अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, इसमें दो जो एरर्स हैं उनकी डिटेल में आपने तफसील पढ़नी है। अपील टू इग्नोरेंस है और दूसरा जो है वो रीनिफिकेशन होती है। ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगी। पहला अपील टू इग्नोरेंस है, इसके अंदर क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स मिस यूजिंग द जनरल लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। पर्सन जो होते हैं जब ये इस तरह की रीजनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो नॉलेज नहीं होता या किसी भी इशू के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो उनके आर्गूमेंट को प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। दिस फैल्सी ओपन सर्फेसिस इन द डिबेट अबाउट द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस। अब इसको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर पुटअप की हुई है कि इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है या हेरिडिटी का। तो ये एक तरह से रिलेटिव एक डिबेट है। तो इसको हमने ये कहा हुआ कि अगर अपील टू इग्नोरेंस की सेंस में इसको देखें तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है उसके अंदर हम अपोजिट दो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको लेकर कंपेयर करने लग जाते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी कि लॉजिकली फैल्सीज एंड एरर इन रीजनिंग, नोइंग हाउ टू स्पॉट एंड आइडेंटिफाई फैल्सीज इन वैल्यूएबल स्किल। जब भी हम कोई स्किल का वर्क कर रहे होते हैं, हम कोई रीजनिंग या हम कोई हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो उनके अंदर ज़रूरी है कि हम एरर्स को फाइंड आउट करें। तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। फैलेसीज को हमने अवॉइड करना होता है अपनी रिसर्च को इन्हेंस करने के लिए, अपनी पर्सनल डिग्निटी और रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। इन्हेंस करने का मतलब होता है कि पॉलिश करने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को, जो पॉजिटिव साइड है हमारी शख्सियत की रीजनिंग के हवाले से, उसको उभारने के लिए हमें फैलेसीज को अवॉइड करना है। बट ऑफ देयर वेराइटी इट इज़ अ बिग चैलेंज टू क्लासीफाई फैलेसीज। लेकिन फैलेसीज को क्लासीफाई करना एक बड़ा चैलेंज है और फैलेसीज जो होती हैं ये अपने स्ट्रक्चर और नेचर दोनों तरह से ये फैलेसीज पाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चर और नेचर वाली फैलेसीज जो होती हैं उन दोनों की लिए टर्म यूज़ होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज। जो फैलेसीज हैं, जो भी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा स्ट्रक्चर के रेफरेंस से होता है, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के हवाले से जो रॉन्ग फैलेसीज होती हैं उनको फॉर्मल फैलेसीज कहा जाता है। जो कंटेंट के हवाले से रॉन्ग हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम इनफॉर्मल फैलेसीज कहते हैं। तो जो रीजनिंग फॉर्मुलेशन में गलत होती है उसको फॉर्मल फैलेसीज कहते हैं और जो कंटेंट में रॉन्ग होती है उसको इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। इसकी मज़ीद एग्जाम्पल अभी आगे आपको सामने आएंगी। फॉर्मल की भी 3-4 एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई हैं और इनफॉर्मल की भी। फॉर्मल की 2 एग्जाम्पल आगे मिसेस रूबिया जो अपने लेक्चर में वो एक्सप्लेन करेंगे और इनफॉर्मल का फिर आपका जो लेक्चर है वो अगले लेक्चर्स होंगे वो सारे फाइनल टर्म में आएंगे। तो मिड टर्म में यहीं फॉर्मल फैलेसीज के अंदर जो सब टाइप है यहीं तक मिड टर्म का सिलेबस जो है वो आपका एंड हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यूज़ ऑफ फैलेसीज इज़ कॉमन व्हेन द स्पीकर लैक्स साउंड रीजनिंग। उन्होंने कहा फैलेसीज होती क्यों है, यूज़ ऑफ फैलेसीज क्यों किया जाता है जब पर्सन को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, प्रॉपरली वो रीजनिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, रॉन्ग रीजनिंग वो कर लेता है और जो उसके प्रॉपर रीजनिंग इम्प्रॉपर होती है और जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो डीपली जो है वो उसका जो कंक्लूजन होता है, जो भी उसका स्टेटमेंट का उसके नीचे जो प्रेमिसेस होते हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते और प्रेमिसेस जो होते हैं वो कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट जो है वो डीपली उसके अंदर जो है वो जो भी फैलेसीज के अंदर प्रेमिसेस बनाए जाते हैं जो कंक्लूजन होता है वो डिफरेंट होते हैं। जो भी कंक्लूजन होता है वो फैलेसी पर बेस नहीं कर रहा होता और फैलेसी को सपोर्ट और उसको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी प्रेमिसेस, कंक्लूजन एंड आर्गूमेंट डीपली टू अवॉइड फैलेसीज को। प्रेमिसेस को, कंक्लूजन को, आर्गूमेंट को, तीनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है अगर हम अवॉइड करना चाह रहे हैं इसको, इस तरह की फैलेसीज को। तो अब ये जो 2 टाइप के उन्होंने यहाँ पर बताए थे एरर हो सकते हैं, इसको फैलेसीज जो हैं वो 2 मेजर टाइप्स के हम जो है वो सोचते हुए वो एरर कर सकते हैं। तो फैक्टर जो हैं वो 2 हैं बेसिकली फैलेसीज के लिए, अपील टू इग्नोरेंस है और एक अगला सेकंड वाला है रीनिफिकेशन। ठीक है, रीएफिकेशन है, एक रीएफिकेशन है और एक अपील टू इग्नोरेंस है। अपील टू इग्नोरेंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली जैसे उन्होंने एक एग्जांपल बताई, डू गूस्ट एग्जिस्ट। क्या गूस्ट क्या होती है, जो जिन भूतों चुड़ैले वगैरह होते हैं, तो क्या ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें अपील टू इग्नोरेंस का फैक्टर देखें तो क्या है कि गूस्ट जो है वो एग्जिस्ट के अंदर साथ उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि अगर हम कहें कि गूस्ट एग्जिस्ट करती हैं तो उसको ऑपोजिट जवाब हम ये बना लेंगे क्योंकि गूस्ट जो है एग्जिस्ट
नहीं करती क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आती, या इसका आंसर ये कर लें कि गूस नज़र नहीं आती, इससे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये दोनों तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली वो असर्ट कर रही होती हैं अपोजिट जो आर्गूमेंट है उसको, और ये प्रॉपर बेस नहीं कर रही होती नॉलेज के ऊपर, सिर्फ एक दूसरे के अपोज जो जुमले हैं वो इसमें हम कह देते हैं, और इसी तरह से हम अपनी जो लॉजिक होती है उसको हम सपोर्ट कर रहे हो। तो ये गलत तरीका होता है लॉजिक को सपोर्ट करने का कि विदाउट एनी नॉलेज बेस्ड आप बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपोजिट किनारे पर जाके कह रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ हैं गूस जो है वो होती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट होती है कि गूस नज़र नहीं आती, इससे वो होती ही नहीं है। तो ये दोनों आप अपोजिट एंड होते हैं, और इसके अंदर कोई प्रॉपर नॉलेज जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक दूसरी बात को अपोज करने से हम बात कर बेकार रहे होते हैं। तो ये फैलेसी की टाइप है जिसमें ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है। दूसरी एग्जांपल इसके अंदर उन्होंने इनहेरिटी और इन्वायरमेंट की दी हुई है, नेचर और नर्चर डिबेट की। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि साइकोलॉजी में एक बहुत लॉन्ग टाइम डिबेट रही है कि नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो नेचर क्या होती है जो हेरिडिटी को कहा जाता है, तो नर्चर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, ये लर्निंग है इंटेलिजेंस के ऊपर नेचर और हेरिडिटी का, और जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनका क्या इम्पैक्ट है। तो बहुत ये एक लंबी डिबेट चली थी, तो इस हवाले से उन्होंने ये एग्जाम्पल यहाँ कोट किए कि पील टू इग्नोरेंस के अंदर हम इसको यूँ देखते हैं कि नेचर और नर्चर जो कंट्रोवर्सी है, जब हम ये कहते हैं कि नेचर सुपीरियर है नर्चर से, तो फिर हम उसके अगेंस्ट करते हैं कि क्योंकि जो नेचर है तो वो जो है उसके अंदर इन्वायरमेंटल या लर्निंग के हवाले से जो हमारी टेक्निक्स हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, वाकई हमारी एबिलिटी में कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो हेरिडिटी को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हेरिडिटी का फैक्टर तो नज़र आता है कि वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो एक मुंतकिल हो रही होती है चीज़, और वो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको वो इन्हेंस कर रही होती है। तो क्या इन्वायरमेंट वालों ने इसको कुछ सपोर्ट किया? अगर इन्वायरमेंट वालों ने भी कोई अपने सपोर्ट में बात की तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फैलेसी बन जाती है जिसमें जो है हेरिडिटी का फैक्टर इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस के अंदर। तो इंटेलिजेंस के अंदर क्या हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट, इसको नेचर और नर्चर डिबेट कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट कर रही हैं कि एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसने दूसरे को अपोज करके बस सपोर्ट किया, और प्रॉपर इसके हवाले से जो एग्जाम्पल्स हैं उन्होंने इसमें कोट नहीं की। अब अगली इसमें है ये पील टू इग्नोरेंस है, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट, जब आपने कोई एक स्टेटमेंट प्रूव करनी होती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी स्टेटमेंट ले आते हो ऑपोजिट सिर्फ, और उसके अंदर कोई प्रॉपर तरीके से सॉलिड जो वजूहत होती हैं वो नहीं उसमें दी जाती। रीएफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, टक्कर्स बना हाइपोथेटिकल रीएफिकेशन जो होती है इट अकर्स व्हेन हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट इज गिवन अ नेम एंड देन ट्रीटेड इट एज दो इट वर अ कॉन्क्रीट टेंजिबल ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर जिसके बारे में कोई ऐसी विजनेबल चीज़ नहीं होती, लेकिन एक चीज़ हमारी सपोज कर रही होती है ये चीज़ यूँ है, और वो फिर इतनी ज़्यादा कॉमन हमारी लैंग्वेज में हो जाती है कि हम उसको देखते हैं कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती है, हालांकि एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं होती। इसमें बड़ी चीज़ आपकी ईगो के हवाले से बनी हुई है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बार बार ईगो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं नेचुरली क्योंकि लोगों के अंदर ईगो मौजूद है या नहीं मौजूद है, लेकिन ईगो एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ईगो सुपर ईगो फोर्सेस फ्रॉइड ने बताई कि पर्सनैलिटी तो उसमें वो हाइपोथेटिकल फोर्सेस बताई कि, लेकिन ईगो को डिग्निटी के तौर पर जनरल डिग्निटी के तौर पर उसको डिफाइन किया जाता है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर उनको एक तरह से जो है वो डिफाइन करना, तो वो बिल्कुल यूँ लगेंगे जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये रिएफिकेशन है। इसके अलावा उन्होंने नेचर नेचुरल डिबेट के हवाले से भी डिफाइन किया कि हेरिडिटी का फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस क्या है, इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जो सारी और बातें की जाती हैं कि हेरिडिटी फैक्टर क्या है। तो इसमें भी जितनी बातें की जाती हैं वो हम सिर्फ उनको जो है वो प्रूफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम उनको चीज़ों को देख नहीं सकते, व्यू नहीं कर सकते कि बाकी इंटेलिजेंस है क्या। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स जो होते हैं वो ईजी है, तो इसी के अंदर ये रिएफिकेशन में कि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट को इस तरह से यूज़ करना कि वो लगे कि रियल लाइफ में उसको एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हाइपोथेटिकल जो है वो कंस्ट्रक्ट के हवाले से है। तो रिएफिकेशन अब अगला जिसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है वो फॉर्मल फैलेसीज क्या होता है। अभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि फैलेसीज होती क्या हैं, उनकी मेन डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फैलेसीज वाला टॉपिक अभी हमने पहले किया है कि फैलेसीज क्या है, उनके अंदर जो डिस्टॉर्टेड रीजनिंग होती है वो क्या होती है, रीजनिंग कितनी तरह की हो सकती है, फिर आर्गूमेंट जो है वो किस तरह गलत होता है, और वो फिर जो है फैलेसीज को जो है वो लीड कर रहा होता है। तो फैलेसीज की भी जो है उसके अंदर जो फैक्टर्स फैलेसीज के अंदर स्पेशली होते हैं, तो पील इग्नोरेंस और रिएफिकेशन होती है इसके अंदर। और फॉर्मल फैलेसीज की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि फॉर्मल फैलेसीज जो है डिडक्टिव नेचर, इंडक्शन डिडक्शन का प्रोसेस पीछे आपने पढ़ लिया। डिडक्शन क्या होती है जिसमें हम
मेजर फैक्ट्स जो है उनको लेते हैं, उनमें से कोई स्पेसिफिक फैक्ट जो है उसको ड्राइव कर लेते हैं, वो डिडक्टिव होती है। जैसे इसमें एग्जांपल में जो है वो कोट की हुई है, जैसे अभी डॉग्स के हवाले से, डॉग्स हैव लेग्स, टाइनी इज़ अ डॉग देयर फॉर टाइनी हैज लेग्स। तो इसमें जो जनरल फैक्टर्स होते हैं वहाँ से स्पेसिफिक फैक्टर्स को ड्राइव कर लेते हैं, ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो कंक्लूजन हैव नथिंग टू डू विद इनिशियल क्लेम्स। इसके अंदर फॉर्मल फैलेसीज जो होती हैं ये बेसिकली फॉर्म के हवाले से होती हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से होती हैं। इसमें कंटेंट गलत नहीं होता, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग होता है। जो भी आपका कंक्लूजन होता है वो प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहा होता जो प्रेमिसेस होते हैं उसको। इसके अंदर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स भी उन्होंने कोट की हुई हैं सारी, जैसे आगे मैंने पढ़ी हुई है कि देयर कांट बी लाइफ अदर प्लान, देयर कांट बी लाइफ अदर प्लानट्स बिकॉज वी हैव नेवर डिटेक्टेड एनी, क्योंकि और प्लानट्स को लाइफ नहीं तो हमने उनको नहीं देखा। तो ये एक रॉन्ग इसमें से बन जाती है ये वाली फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी के तहत। इसमें हम कंक्लूजन ये बता रहे हैं कि लाइफ नहीं है अदर प्लैनेट्स पे। कंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो प्रेमिसेस है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये रॉन्ग होता है। कि हो सकता है कहीं हो लेकिन हमें उसका पता ना हो। तो ये डिटेक्टिव जो एनी है, नॉट डिटेक्टिव एनी वाली जो ये कि प्रेमिसेस फॉल्स प्रेमिसेस बन जाता है। तो कंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन प्रेमिसेस उस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। यही फॉर्मल फैलेसीज हैं। उसने आगे और एग्जाम्पल्स भी दी हुई, जैसे स्लिम फास्ट वगैरह का बताया है कि स्लिम फास्ट मस्ट वर्क आफ्टर मरीन एंडोसिस। तो ये फिर कि सिर्फ इस हवाले से वैसे भी ठीक है स्टेटमेंट स्लिम फास्ट मस्ट वर्क, लेकिन अगर मरीन नवाज की सिर्फ एग्जाम्पल देने से नहीं कह सकते कि ये एक एग्जैक्ट स्लिम फास्ट है। इसी तरह बाकी की एग्जाम्पल्स भी पार्किंग कार की है कि अगर कैंपस में इसलिए पार्किंग कार और 2-3 गाड़ियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसे लिंक कर देते हैं इस चीज़ से। हालांकि एक जो कंक्लूजन है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रेमिसेस हम बना रहे हैं वो सही नहीं होते। इसी तरह और एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर। तो ये आप देख लें फॉर्मल फैलेसीज जो होती हैं बेसिकली वो स्ट्रक्चर में गलती होने से जो है वो बनती हैं। फॉर्मल फैलेसीज जो इनफॉर्मल जो होती हैं उनका कंटेंट जो है वो मिस्टेक होने की वजह से वो बड़ी होती हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें और देखें जो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्यों जी उनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। तो जब इंशाल्लाह इदारे खुलेंगे प्रॉपर स्टाफ होगा तो फिर हम चैनल को प्रॉपर दोबारा एक दफ़ा जो है रिव्यू करेंगे और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे।